गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा सिक्स चैप्टर में आगे बढ़ते हुए उत्पादन फलन वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलनों का अध्ययन किया जाएगा। ये जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन होते हैं, अल्पकालीन किसे कहते हैं, एक फर्म का अल्पकाल क्या होता है, एक फर्म का दीर्घकाल क्या होता है, इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फर्म और उद्योग इन दोनों में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। फर्म एक व्यक्तिगत इकाई होती है और उद्योग होल को कहते हैं या संपूर्ण को कहते हैं। एक उदाहरण से इस फर्म और उद्योग के अंतर को डिफरेंस समझने का प्रयास करना। कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत रेमंड्स, रीड एंड टेलर या मयूर शूटिंग शर्टिंग, ये सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी फर्में हैं। उद्योग क्या है? कपड़ा। और मिलें क्या हैं? फैक्ट्रीज़ क्या हैं? ये आपकी फर्में कहलाती हैं। तो फर्में व्यक्तिगत इकाई होती है उत्पादन के क्षेत्र की, और उद्योग उसका संपूर्ण रूप पाया जाता है। अब हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा वो एक फर्म का अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक फर्म का दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन किया जा रहा है। अल्पकालीन उत्पादन फलन या अल्पकाल एक फर्म की दृष्टि से क्या होता है और दीर्घकाल एक फर्म की दृष्टि से क्या होता है, पहले उसको समझ लो, फिर हम बुक से अध्ययन चालू करेंगे। अल्पकाल किसी भी फर्म की दृष्टि से वह समयावधि होती है जिसमें उसके कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, या फिर आपके मैनेजर है, या फिर आपकी मशीनें हैं, ये स्थिर साधन होते हैं। और भूमि है, ये स्थिर साधन है। श्रम जो होता है, कच्चा माल जो होता है, ये आपके परिवर्तनशील साधन की श्रेणी में आता है। जब कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील हो तो उस स्थिति को फर्म की अल्पकालीन स्थिति कहेंगे। और जब सभी साधनों को परिवर्तन करना संभव हो फर्म में, तो वह समयावधि फर्म की दीर्घकाल कहलाती है। इसे हम टाइम से नहीं बांधते हैं कि एक साल का समय फर्म का अल्पकाल है और एक साल के बाद उसमें दीर्घकाल चालू हो जाता है। यहाँ हमारे द्वारा अल्पकाल और दीर्घकाल का वर्गीकरण जो किया जाता है वो टाइम के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन दोनों यदि हैं तो वो अल्पकाल है फर्म का, और यदि सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव है तो वह फर्म का दीर्घकाल है। अब यह अल्पकालीन टाइम पीरियड का जो उत्पादन फलन है और ये जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है, दीर्घकालीन टाइम का उत्पादन फलन होता है, इसका अंतर आपके दिया हुआ है। समय के आधार पर उत्पादन फलन अल्पकालीन और दीर्घकालीन होते हैं। दोनों उत्पादन फलनों में साधन अनुपात से प्रमुख अंतर होता है। ये साधनों का जो अनुपात होता है ना बच्चों, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, इससे मतलब है, इसको नोट करो, अंडरलाइन करो। दोनों उत्पादन फलनों में साधन अनुपातों में प्रमुख अंतर होता है। अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन की शर्तों के अंतर्गत होता है। अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के अनुपात उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं। बच्चों, ये लाइन नोट कर लेना। जब आपके द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम का अध्ययन किया जाएगा तो ये लाइन का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। दीर्घकाल में इसके विपरीत सभी साधनों में एक साथ एक समान अनुपात में परिवर्तन करने के कारण सभी साधनों के अनुपात पूर्ण की भांति ही अपरिवर्तित रहते हैं। अल्पकाल के अंदर जैसे जैसे उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ती जाती है, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ती आती है, साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता जाता है। जबकि दीर्घकाल में, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो समान अनुपात में ही परिवर्तित होते हैं। तो पहला डिफरेंस अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में यही है कि उनके दोनों के उत्पादन फलनों के साधन अनुपात में परिवर्तन पाया जाता है,
जिसमें परिवर्तन दिखाई देता है वो अल्पकालीन है, और जिसमें समान अनुपात दिखाई देता है परिवर्तन का उसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और दूसरा अंतर क्या है इन दोनों में? इसी तरह से दोनों उत्पादन फलनों में दूसरा प्रमुख अंतर तकनीक परिवर्तन से संबंधित होता है। देखो बच्चों, अल्पकाल के अंदर तो अल्पकालीन जो उत्पादन फलन की दशा होती है उसमें तकनीक की दशा को पूर्ववत अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। जबकि दीर्घकाल में सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, तो तकनीकी परिवर्तन भी लचीली दशा में होता है। लचीली दशा से मतलब फ्लैक्सिबल होता है या उसमें चेंज किया जा सकता है। अब समय के आधार पर उत्पादन फलन कितने बताएं? दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों के उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपके दीर्घकालीन अनुपातों के उत्पादन फलन का दे रखा है आपके। हमारे द्वारा सबसे पहले स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन का ही अध्ययन किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन होते हैं या दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है, इसके अंदर समुत्पत्ति वक्र रेखाओं के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। आपका क्वेश्चन होगा समुत्पत्ति वक्र रेखाएं क्या होती हैं? पैमाने की रेखा होती है इसके अंदर। अब ये पैमाने क्या होता है, पैमाने की रेखा क्या होती है, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगी। आज बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर से मतलब है पहले मैं बुक की लैंग्वेज से आपके 6th और 7th चैप्टर को फिनिश करती हूँ, और उसके बाद फिर आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का डिटेल में अध्ययन कराऊंगी। ठीक है, चलो अब बुक से स्टार्ट करते हैं। बुक पेज नंबर 42 पर आपके स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन दिए हुए हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यद्यपि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, किंतु इनमें तकनीक में सुधार के परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब तकनीक एक ऐसा साधन है जिसको हमने दीर्घकाल में भी लचीली मान लिया है, स्थिर मान लिया है, कुल मिलाकर उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। बाकी सारे साधनों में दीर्घकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात तकनीक का स्तर पूर्ववत ही रखा हुआ माना जाता है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन को स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। इसे पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति में उत्पादन के साधनों के मध्य तथा साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के अनुपात स्थिर रहते हैं। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना। इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं, रिटर्न्स टू स्केल के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम हो गए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन और पैमाने के प्रतिफल। अब इसके अंदर किस चीज़ के मध्य अध्ययन किया जाता है? उत्पादन के साधनों के मध्य, उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, साध, संगठन, इनके मध्य भी संबंध का अध्ययन किया जाता है, और साधनों और उत्पादन की मात्रा के अनुपात के मध्य भी अध्ययन किया जाता है। ये तीनों लाइनें नोट कर लेना। आगे बढ़ रहे हैं, बुक से आगे हम बढ़ रहे हैं। पैमाने के प्रतिफल के शब्द, पैमाने का आशय क्या होता है पहले वो समझ लो। पैमाने से आशय मापने की किसी एक विशेष इकाई से होता है। पैमाना जिसे स्केल कहते हैं एक विशेष इकाई है, जैसे कपड़े को मीटर में, लिक्विड को लीटर में, और किलोग्राम, गज, फिट, संख्या या भूमि के क्षेत्रफल के माप की इकाई बीघा, एकड़, हेक्टर हो सकती है। ये सब क्या है? पैमाने, मापने की इकाइयाँ। माना एक व्यक्ति, अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से आपके उदाहरण से इस नियम को समझाने का प्रयास किया गया है। माना एक व्यक्ति 1 मीटर कपड़ा खरीदता है। यदि कपड़ा मापने की इकाई पैमाना मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है। इसी तरह इकाई या पैमाना बदलने पर उस बदली हुई इकाई में माप दर्शाएंगे। इस तरह से माना 2 एकड़ के एक खेत में, ये भी ध्यान से समझो, आगे इसी से बढ़ेंगे अपन। इसी तरह माना 2 एकड़ के खेत
एकड़ के खेत में 5 श्रमिक और 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। 2 एकड़ भूमि, 5 श्रमिक और उनके द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 10 बोरी गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। अतः यहाँ पर एकड़ भूमि के माप की इकाई है, 5 श्रमिक और 10 बोरी गेहूं श्रमिकों और उत्पादन जो गेहूं के माप की इकाई है। अब यदि भूमि के माप की इकाई जो 2 से बढ़कर 4 हो जाए, मतलब भूमि को हमने दुगना कर दिया, दुगने से मतलब 2 एकड़ थी ना, 2 से क्या कर दिया 4, और श्रमिक कितने थे 5, 5 से कितने कर दिए 10 श्रमिक कर दें। यदि हम भूमि के माप की इकाई पैमाना 2 से बढ़ाकर 4, श्रमिकों के माप की इकाई बढ़ाकर 10 श्रमिक करते हैं, तो इसी प्रकार से उत्पादन के माप की इकाई भी बढ़कर 20 क्विंटल 10 बोरी का उत्पादन हो रहा था 2 एकड़ भूमि और 5 श्रमिकों से। अब 4 एकड़ भूमि और 10 श्रमिकों से 20 क्विंटल या 20 बोरी गेहूं का उत्पादन होगा। उपयुक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि दोनों साधनों भूमि, श्रमिक तथा उत्पादन को मापने की इकाई में 2 गुना या 2 गुनी वृद्धि हुई, अर्थात साधनों के पैमाने को 2 गुना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल का पैमाना भी 2 गुना हो गया। यदि ये लाइन नोट कर लेना बच्चों, साधनों के पैमाने को 2 गुना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल का पैमाना भी 2 गुना हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, किंतु उत्पादन व आवश्यक साधनों का अनुपात या गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हर चीज़ दुगनी करी, यदि 2 का भाग दोगे तो फिर से वही 2 एकड़ भूमि और क्या आ जाएगा 2 एकड़ भूमि और 5 श्रमिक आ जाएगा इसके अंदर। 4 एकड़ भूमि के अंदर और 10 श्रमिकों में 2 का और 5 का 2 का भाग दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वही 5 श्रमिक और 2 एकड़ भूमि का टुकड़ा आ जाएगा। तो उनका वास्तव में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, अनुपात चेंज नहीं हुआ ना, वही रेशो कटकर 2:5 का ही आ गया ना। आवश्यक साधन का अनुपात या गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे भूमि व श्रम का अनुपात प्रत्येक दशा में 1:20 ही रहता है। जब 2 एकड़ खेत में 5 श्रमिक 10 क्विंटल गेहूं के उत्पादन करने पर भूमि व उत्पादन का अनुपात 1:5 तथा श्रम व उत्पादन का अनुपात 1:2 रहता है, तब भूमि और श्रम की मात्रा को दुगना करने पर उत्पादन भी 2 गुना हो जाता है। किंतु भूमि व श्रम का अनुपात 1:20, भूमि व उत्पादन का अनुपात 1:5, श्रम व उत्पादन का रेशो 1:2 पहले की तरह से ही स्थिर रहते हैं। अनुपात को बच्चों रेशो के नाम से जाना जाता है। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन की स्थिति को निम्न तालिका से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपके एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में 4 कॉलम है। पहला कॉलम तो भूमि का दे रखा है, दूसरा भूमि की मात्रा, भूमि स्थिर साधन होता है बच्चों, तो ये स्थिर साधन ले लिया, और फिर तीसरे कॉलम में श्रम के घंटे, श्रम का मापन घंटों के आधार पर होता है तो श्रम के घंटे लिए गए हैं, और चौथे कॉलम में श्रम में परिवर्तन को लिया गया है। चारों कॉलम की स्थिति देखें, पहले और तीसरे की देखो। सबसे पहले 5 हेक्टर भूमि ली और 100 घंटे श्रम को लिया गया है। पहला वाले क्या परिवर्तन की स्थिति है, तो प्रारंभिक स्थिति हो गई। प्रारंभिक क्या चेंज किया, दुगना कर दिया भूमि को, 5 हेक्टर और जोड़ दी तो 5 से 10 हेक्टर हो गई, और इसी तरह फिर 15 जोड़ दी, 5 और जोड़ दिया, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हेक्टर तक जो प्रारंभ में दी हुई भूमि है ना, उसी को प्लस करते जाएंगे अपन। अब देखो श्रम के घंटे के अंतर, तो श्रम के घंटे के अंतर्गत तीसरा कॉलम आपके दे रखा है, उसके अंदर प्रारंभ में 100 है तो 100 घंटे और जोड़ दो चेंज करने के लिए, 200 हो गया, फिर 100 जोड़ा, 300, 400, 500, 600, 700, 800 घंटे हो गया। अब भूमि में परिवर्तन देखेंगे अपन, भूमि की मात्रा में परिवर्तन, तो देखो 5 से 10 हेक्टर हुई थी, 10 से 15 हुई थी, तो 5 से 10 का मतलब 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, 4 गुना, 5, 6, 7, 8 गुना हो गई। ऐसे ही श्रम के घंटों को देखोगे तो 100 से 200, 300, 400, 500, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6, 7, 8 गुना हो गए। अब बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अपन। अर्थशास्त्र में पैमाने के प्रतिफल का अभिप्राय उत्पादन की वह स्थिति होती है
जिसमें सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत, जैसे 10%, 20% या 200%, 2 गुना, 300%, 3 गुना परिवर्तित करते हैं। उपयुक्त तालिका संख्या 6.1 निम्न रेखाचित्र 6.1 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में जब भूमि की मात्रा 5 हेक्टेयर होती है तब श्रम की मात्रा 100 घंटे होती है। भूमि की मात्रा में परिवर्तन करके 10 हेक्टेयर तथा श्रम की मात्रा घंटों में 200 कर दी गई है। इस तरह भूमि की मात्रा में परिवर्तन 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना करने के साथ साथ भूमि की मात्रा से संबंधित श्रम की मात्रा में भी क्रमशः 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना तक कर दी जाती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भूमि व श्रम की मात्रा का समान प्रतिशत की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार समान अनुपात या समान प्रतिशत से दोनों साधनों में परिवर्तन करने के कारण उनके अनुपात समान रहते हैं। समान अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्र, मैंने आपको पहले ही बोला था, समोत्पाद वक्र रेखाओं की सहायता से दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नियम जो है, स्थिर अनुपातों का नियम, उसकी व्याख्या की जाती है। इन्होंने सिर्फ एक लाइन में बच्चों दे रखा है समोत्पाद रेखा, जो शब्द है ना, समान अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्रों के एल आकार के होने का अर्थ यह है। इस लाइन को नोट कर लेना, इसका अपन नोट्स में अध्ययन करेंगे। जब उत्पादन की मात्रा क्रमशः 100, 200, 300 होती है तब भी श्रम व पूंजी की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम अनुपातिक मात्रात्मक संबंध स्थिर रहता है। यह श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जाता। इस प्रकार ये स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन की स्थिति कहलाती है। देखो ये वाला जो वक्र आपके दे रखा है, जहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर श्रम है, ओ वाई अक्ष पर आपके क्या लिया गया है, भूमि को लिया गया है। यहाँ पर ओ वाई अक्ष पर भूमि को लिया गया है बच्चों। ये जो है ना आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 श्रम, और यहाँ पर ये चाहे भूमि लें चाहे पूंजी लें, मशीन लें, ओ वाई अक्ष पर उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये जो 45 डिग्री की रेखा मूल बिंदु से डॉट 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 करके आर पर ख़त्म हो रही है, इसे पैमाने की रेखा कहते हैं। इस पैमाने की रेखा पर ए बी सी 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये ए और बी का जो अंतराल लिया है ना आपने, मूल बिंदु से ए बिंदु तक का इस पैमाने की रेखा पर जितना अंतराल लिया आपने, उतना ही ए से बी तक का अंतराल लेना और बी से सी तक का अंतराल लेना। यहाँ पर पूंजी में भी आपने तालिका में देखा समान अनुपात में परिवर्तन किया गया था भूमि में, और फिर आपके जो श्रम थे उसमें भी समान अनुपात में 2, 3, 4, 5 गुना अंतर किया गया था। तो ये समान अनुपात में ही एल शेप में अपने चित्र का निर्माण कर देना, और 100 इकाइयों का उत्पादन, 200 इकाइयों का उत्पादन और 300 इकाइयों का उत्पादन करते हुए चित्र बनाया गया है। ये चित्र हमारा ये बताता है कि हमारा जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया गया है, उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे 2 हेक्टेयर भूमि और 2 एकड़ भूमि और 5 श्रमिक 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो 4 एकड़ भूमि और 10 श्रमिक 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे। फिर 4 के बाद 6 एकड़ भूमि और 15 श्रमिक जो हैं वो 30 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे। तो वो वाली चीज़ है कि जिस अनुपात में साधनों को दुगना किया तो उत्पादन भी दुगना हो गया, साधनों को 3 गुना किया तो उत्पादन भी 3 गुना हुआ। इसे समान अनुपातों के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसमें नीचे पढ़ रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है बच्चों। जब उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में बढ़ती हुई दर से भी वृद्धि हो सकती है और घटती हुई दर से भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ तो आपने समान अनुपात में ही उत्पादन में वृद्धि कर दी, 10 गुना से 10 क्विंटल से 20 क्विंटल, 20 से 30 क्विंटल, 30 से 40। हो सकता है कि साधनों को दुगना करने पर उत्पादन जो है वो दुगने से अधिक 25 क्विंटल उत्पादित हो जाए या 30 क्विंटल उत्पादित हो जाए साधनों को दुगना करने पर, तो इसे हम वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहेंगे। और यदि साधनों को दुगना करने पर दुगने से कम उत्पादन हो, जैसे 10 क्विंटल की जगह 18 या 15 क्विंटल ही गेहूं का उत्पादन हो, तो यह स्थिति ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल की कहलाएगी। लेकिन यहाँ एल शेप में जो समुत्पत्ति वक्र रेखा चित्र बना है उसमें हमारा उत्पादन जो है
वो समान अनुपातों के नियम या समतामान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपके जो आपके चित्र के नीचे दे रखी है ना, उसको मैं रीडिंग कर रही हूँ, उसको समझना। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में विभिन्न प्रकार के पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। माना 1 श्रम और 1 एकड़ भूमि के संयोग से गेहूं का 2 क्विंटल उत्पादन होता है। यदि उत्पादन के साधनों के अनुपात को दुगना कर दें, 1 श्रम की जगह कितना हो गया, 2 श्रम और 2 एकड़ भूमि, अर्थात 2 श्रम और 2 एकड़ भूमि करने पर गेहूं का उत्पादन 6 क्विंटल हो गया। 6 क्विंटल का मतलब समझो बच्चों, 6 क्विंटल का मतलब हो गया आपके कि दुगने से अधिक हो गया, क्योंकि 2 ही क्विंटल हो रहा था 1 श्रम 1 एकड़ भूमि से। अब दुगने कर दिए संसाधन तो दुगने से अधिक हो गया। इसे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल या वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। यदि उत्पादन के साधन के अनुपात को दुगना करने पर, अर्थात 2 श्रम और 2 एकड़ भूमि करने पर गेहूं का उत्पादन 3 क्विंटल होता है, तो इसे घटते पैमाने के प्रतिफल कहेंगे, क्योंकि समतामान में तो क्या होता है, उसे 4 क्विंटल होना चाहिए था, लेकिन वो 3 क्विंटल ही उत्पादित हुआ दुगना करने पर संसाधनों के, तो इसे क्या कहेंगे, घटते पैमाने के प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। क्योंकि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है। जब उत्पादन के साधनों व उत्पादन की वृद्धि समान अनुपात में होती है, तो उसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल या स्थिर अनुपातों के समतामान पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। यदि 2 श्रम और 2 एकड़ भूमि होने पर उत्पादन 4 क्विंटल गेहूं का होता है, तो इसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल या समतामान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं, जब सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा सकती है। बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन की रीडिंग कल करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।